यस। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एप्रोप्रिएट और सुटेबल ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो आपके एप्रोप्रिएट जो बच्चों ऑर्बिटल्स हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल वी विल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ n+l। कल एक क्वेश्चन आया था बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक का था, उसको आयोनाइज कराया गया था और उसका पूछा था कि भाई उसमें आपका दे रखा था m के ऊपर n+ चार्ज, बोला था कि इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब एल बच्चों हमेशा डिफाइन करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ जो आपके यहाँ पे बचेगी वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन बच्चों लास्ट में एंटर करता है, ठीक है। तो वहां पे एस आ रहा था और एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, तो 0 इज द आंसर। ये आंसर था, मैं पेपर डिस्कस करूंगा, समझ में आएगा। तो बेटा एनर्जी हम लोग निकालते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ n+l। एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, पीरियड नंबर को, और एल होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में बेटा एस के लिए क्या एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1, डी के लिए बेटा एल की वैल्यू क्या होती है 2 और एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 3। और जब अगर बच्चों सपोज मान के चलो इफ इन केस अगर आपकी n+l की वैल्यू अगर एडिशन करने पे टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर सेम आ जाती है, टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम आ जाती है, तो वी विल मूव टुवर्ड्स स्मॉल n। स्मॉल n की वैल्यू जिसके पास ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। स्मॉल n अगर ये वैल्यू अगर आपकी सेम हो जाएगी, सपोज टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं जहां पे आपकी n+l की वैल्यू सेम हो जा रही है, मतलब एनर्जी आपकी सेम हो जा रही है। तो एनर्जी सेम होने का मतलब बच्चों बेसिक यही है कि आप n+l से फिर नहीं निकाल सकते हो, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा n। तो जहां पे स्मॉल n की वैल्यू बच्चों ज्यादा होगी, ठीक है, मैक्सिमम होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा होती है, ठीक है, उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा होगी। ये तो बेसिक सा पॉइंट हुआ। इस पे भी प्रीवियस ईयर ये छोटे से कॉन्सेप्ट ना प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछा गया है इसी छोटी कॉन्सेप्ट पे आपके एनर्जी के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बच्चों अपन डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक बच्चों कहां से स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिस्टम। बेटा बताओ जल्दी से, ग्रुप नंबर क्या 3 से लेके 12 हम जनरली पढ़ते हैं ना, 3 to 12 बेसिकली मतलब 10 आपको मिलते हैं वर्टिकल, जो वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम, हम जो बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम बच्चों जो हम लोग मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वहां पे आपको ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हो तो बेसिकली मतलब वर्टिकल जो कॉलम्स है, राइट। तो वहां पे आपको क्या 3 to 12 ये आपका ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू आपके 12। तो यहाँ पे आपको 10 ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं, समझ में आ रहा है। अब होता क्या बच्चों, जैसे अपन लोग क्या करते हैं, एस यहाँ पे है, एस कहाँ पे बच्चों आपके लेफ्ट मोस्ट साइड में है, और आपका पी कहाँ पे राइट मोस्ट साइड में है। बीच में बच्चों क्या मिलता है डी, आप समझ में आ रहा है, बीच में क्या मिलता है डी। तो बीच में डी मिलने का मतलब किसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन, इंग्लिश का वर्ड है। ट्रांजिशन का बेसिक मतलब होता है कि जहां प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, आपके भी जो उम्र आपके छोटे थे, ठीक है, आप उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए, तो अभी जो आपका अभी जो फेज चल रहा है दिस इज इंटरमीडिएट फेज, दिस इज ट्रांजिशन फेज, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। जब आपकी चीजें बदल रही होती हैं तो देखो एस एस बेटा कैसे होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। पी कैसे होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इनकी इलेक्ट्रिविटी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइंड विद रेफरेंस टू न्यूक्लियस प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब बच्चों सीधा है कि आराम से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी प्रॉपर्टीज, ये दोनों प्रॉपर्टीज बच्चों डिफाइन की जाती हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस की तरह डिफाइन करे। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स कब क्यों निकालते हैं, बिकॉज स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, नोबल गैस की तरह बन जाते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं, बिकॉज बच्चों गेन करते ही वो आपको नोबल गैस की तरह बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपकी नोबल गैस की कंडीशन से वो हर कोई एलिमेंट एक्वायर करना चाहता है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स लूज करके चाहे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। लेकिन बच्चों जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है ये बीच में आते हैं। तो मतलब आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ आप ट्रेवल कर रहे हो, आप बेटा लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहे हो। लेफ्ट टू राइट अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, धीरे 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 आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की प्रॉपर्टी कम होती जा रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है कि जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं
वो एलिमेंट्स कहीं ना कहीं आपकी जो चेंज है, जो एस से पी ब्लॉक की तरफ जो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो, इलेक्ट्रोन की बात करो, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करो, इलेक्ट्रोन की बात करो, आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात करो, वो प्रॉपर्टीज में चेंज होता हुआ दिखाई देता है। एस के पास मैक्सिमम है, पी के पास इधर मैक्सिमम है, ठीक है, चीजें मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन डी के पास बच्चों प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती है एस और पी के। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या समझ में आया? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा होता है, इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है फ्रॉम एस टू पी ब्लॉक। जैसे मैं बोलूं कि एस से पी पे जाने पे मेटेलिक करेक्टर की वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन मैं पूछूं एस से पी पे जाने पे नॉन मेटेलिक की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। तो कुछ प्रॉपर्टीज इंक्रीज, कुछ प्रॉपर्टी डिक्रीज, लेकिन जो डी बीच वाले हैं उनके पास तो बच्चों प्रॉपर्टीज में कोई खास डिफरेंस दिखता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगी, प्रॉपर्टी एस से पी पे जाने पे आपकी चेंज हो रही होती है जो डी में परफेक्टली ऑब्जर्व नहीं होती है। दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट इज ट्रांजिशन फेज है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। आप सभी को समझ में आ गया? बेसिक पॉइंट इज क्लियर? यस। नेक्स्ट बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड हम लोग इसको बोलते हैं थर्ड बी। अगर आपको याद होगा, थर्ड बी से स्टार्ट होगा और बच्चों कहां तक मूव करता है, सेकंड बी तक। अगर आपको याद होगा, फर्स्ट बी, सेकंड बी, और इधर आपके होते हैं थर्ड बी। बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो रहा है? अरे भाई, इसको अपन ने 12 बोला था ना ओल्ड मेथड से, इसको अपन लोगों ने 3 बोला था, अगर याद होगा। इस तरीके से पूरा मूवमेंट होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया है न्यू मेथड के अकॉर्डिंग आपका ग्रुप। तो पहले तो ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही पता होना चाहिए। आप समझ में आया सभी को यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? बेटा किसी कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है किसी को? नहीं। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। इसका बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है बच्चों n-1 d 1 से 10, और ns होता है 0, 1 या फिर 2। भाई एस के पास बच्चों मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे, कितने जा सकते हैं बेटा? 2। तो यहाँ पे आपकी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। अच्छा, n-1 बच्चों अब ध्यान दो, इस ns को बच्चों हम क्या बोलते हैं? दिस ns इज कॉल्ड बैलेंस शेल। दिस इज बैलेंस शेल, ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंस शेल। ये बच्चों क्या होगी? ये आपकी बैलेंस सेल से जस्ट पहले वाली सेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। दिस इज कॉल्ड पेनल्टीमेट सेल, ध्यान देना। और पेनल्टीमेट सेल से और पहली वाली सेल होती है एंटी पेनल्टीमेट सेल। ये वर्ड ध्यान देना, बहुत बार लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, मैं बोलूं यहाँ पे n की वैल्यू बच्चों सपोज 4 है, 4 का मतलब दिस इज पीरियड नंबर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज बेसिकली द पीरियड नंबर, n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे d बच्चों यहाँ पे क्या होगा? 3d होगा। n यहाँ पे क्या होगा? 4s होगा। तो मुझे बताओ, जब भी हम बैलेंस सेल को निकालते हैं तो कैसे चेक करते हैं कि यहाँ पे आपका बेसिकली क्या रहा? न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस है, n इक्वल टू 1 2 3 4। तो जब बेटा डिजिट पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है भाई? ये 1 आ जाएगा, यहाँ से आपका 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो 4 सबसे लास्ट में, तो इसका मतलब 4s यहाँ पे मिलेगा। 3d जैसे इसके पहले मिलेगा, तो सबसे लास्ट वाली सेल कौन सी होगी? 4s। इसका मतलब जो ns है वो आपकी बैलेंस सेल है, और n-1 इंटू डी ये आपका क्या है बच्चों? पेनल्टीमेट सेल है। और इसके पहले वाली जो n-2 जो हो जाएगा वो आपकी क्या होगी? एंटी पेनल्टीमेट सेल होगी। अब बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन इसमें? बताओ मुझे। तो एक बात बिल्कुल सही से ध्यान रखना है कि बैलेंस सेल आपकी कौन सी होगी? ns। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे ना, तो एक बात ध्यान रखना कि 4s और 3d इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? बताओ मुझे। तो n प्लस एल लगाते हैं जरा, तो n प्लस एल की बात करते हैं तो 4s में n की वैल्यू कितनी है? 4। भाई n की वैल्यू मतलब ये आपको जो 4 दे रखा है, ठीक है, दिस इज पीरियड नंबर, राइट? यस। यहाँ पे आपकी l की वैल्यू कितनी होती है? 0s के लिए, तो यहाँ पे कितनी बड़ा यूनिट एनर्जी होगी? 4 यूनिट एनर्जी। 3d की बात करते हैं, n की वैल्यू कितनी है? 3। आपके l की वैल्यू बच्चों d के लिए कितनी होती है? 2। हम लोग पढ़ चुके हैं। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो बेस बेटा कितनी एनर्जी होगी? 5 यूनिट। आप समझ लो, आबो प्रिंसिपल बच्चों क्या होता है? आबो प्रिंसिपल का बेसिक मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी सीक्वेंस, ठीक है। तो जो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू आबो प्रिंसिपल यही बोलता है कि जो भी ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिक बेटा क्या है कि अकॉर्डिंग टू आबो, तो थीटा तो बाद में आना चाहिए था। भाई 3d की एनर्जी 5 है ना भाई, 4 से अधिक 5 होता है ना, तो समझ में आता है। तो 3d की एनर्जी बच्चों ज्यादा है किससे? 4s से।
तो अकॉर्डिंग टू अबाउ 3D बाद में आना चाहिए था, 4s पहले आना चाहिए था, ये रूल्स होना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम लोग एक बहुत अच्छा फैशन डिजाइन करते हैं। अब जब ये फोकस करते हैं कि न्यूक्लियस में बेटा जब बात करें तो 1 2 3 4, चौथा ऑर्बिट बाद में आएगा, तीसरा ऑर्बिट पहले आता है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, जब बेटा हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन्स डाले जाएंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें उसकी एनर्जी कम है, 4 यूनिट है, और फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो बच्चों 3D में जाएंगे। तो क्या बात समझ में आई? जब इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करेंगे तो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स बच्चों किस में जाने वाले हैं? 3D के अंदर, डी में जाने वाले हैं। 4s में पहले भरा जाएगा, नो डाउट, 4s बाद में लिखा जाएगा, 4s बाद में लिखा जाएगा, लेकिन 3D में इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में जाएंगे, क्यों? क्योंकि 3D की एनर्जी ज्यादा है। अब बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जा रहा होता है वही ब्लॉक से बिलोंग करता है एलिमेंट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों किस में जा रहा है? 3D के अंदर। समझ में आ रहा है? डी में जा रहा है। डी में जाने का मतलब क्या हो गया कि डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। लेकिन जब बैलेंस सेल पूछ जाएगी तो 4s हो। अब बताओ, बैलेंस सेल समझ में आई? तो व्हाट इज मीन ऑफ बैलेंस सेल? बैलेंस सेल कौन सी होगी? 4s। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s में नहीं, 3D में जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है 4s से। बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया? एनी डाउट? एनी डाउट? नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के अंदर बेसिकली कौन कौन सी सीरीज होती हैं? तो बच्चों बेसिकली 4 सीरीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट सीरीज होती है आपकी 3D सीरीज, 3D सीरीज, नेक्स्ट इज 4D सीरीज, नेक्स्ट इज 5D सीरीज, और लास्ट वन इज 6D सीरीज, ठीक है। तो बेटा बेसिकली हमें पढ़ना है ये 4 सीरीज के बारे में। इन सीरीज में से इंपॉर्टेंट कौन सा बेटा जो हमारी सिलेबस में क्वेश्चन आने वाला है? 3D एंड 4D, इन दोनों से क्वेश्चन आता है। ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप जेईई मेंस की बात कर लो, आप जेईई एडवांस की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप सीईटी की बात कर लो, आपके लिए 3D और 4D मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और 3D तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3D सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3D आपको बिल्कुल सही ढंग से आनी चाहिए। एलिमेंट्स के नाम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सब कुछ बहुत सही ढंग से आना चाहिए, ठीक। साइंस टीचर विनीता कृपलानी पढ़ाया था ना, मन फेंको नहीं क्यों जान जलाते हो, सबको पता होगा, बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग सीधा कॉन्फ़िगरेशन पे, आते हैं सीधा 3D सीरीज। 3D सीरीज, ठीक है। या सबसे पहले एलिमेंट बच्चों कौन सा आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने उस पीडीएफ की तरफ, ठीक है। चलो, तो बेटा यहाँ पे कुछ मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी बताने वाला हूँ, है ना, उनको अपन लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हम लोग बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो स्कैंडियम से लेके जो हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 21, और हम लोग बच्चों स्कैंडियम से सबसे नीचे की तरफ बात करें, जिंक मिलता है सबसे लास्ट में। जिंक का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 30, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 20 से लेके एटॉमिक नंबर हम 30 तक मूव कर रहे हैं। मुझे बच्चों बात करनी है नोबल गैस के रिस्पेक्ट में, आपको प्लीज 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 ध्यान रखना है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आता नहीं है, आता नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। प्रीवियस 10 ईयर से बात कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो, तो ये 21 से लेकर 30 तक की बात करता हूँ, तो यहाँ पे नोबल गैस कौन सी? नोबल गैस की हेल्प से बात बनेगी। अब आपको पता होना चाहिए कि स्कैंडियम बच्चों किस पीरियड का एलिमेंट है? 4th पीरियड का है, सभी को पता है। 4th पीरियड के अंदर जो नोबल गैस आती है उससे जस्ट ऊपर वाली नोबल गैस उठानी पड़ेगी आपको। अब बात समझ में आ रही है? उसके जस्ट ऊपर वाली नोबल गैस उठानी पड़ेगी। अब बताओ बेटा कौन सी नोबल गैस? जल्दी बताओ कौन सी नोबल गैस लेनी चाहिए? भाई आपको पता है यहाँ से हीलियम, ये आती है बच्चों फर्स्ट पीरियड की। सेकेंड पीरियड की कौन सी है? नियोन, ठीक, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सीक्वेंस होता है। यस, हीना, नीना और करीना बताया था, हीरोक्स रंगीन, 3 4। आप चेक करो बेटा तीसरे पीरियड कौन सा है? भाई साहब ये रहा ऑर्गन। तो बेटा एटॉमिक नंबर आपको निकालना आता है? हाँ सर बिल्कुल आता है। इसका कितना होता है सर? 2 होता है। नेक्स्ट कितना होता है दीदी बताओ, नेक्स्ट कितना होगा? कम ऑन, कितना होना चाहिए? 10। अरे बताओ भाई, इससे कितना होगा? 18। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सही, गुड जॉब, हो गया ना 18, बिल्कुल परफेक्ट। मैं ना बीच में बोलते चलो तो मजा आता है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा भाई, इसका 18 हो गया ना। मैंने बोला था कि बेटा स्कैंडियम कहाँ से बिलोंग कर रहा है? 4th पीरियड से, तो मेरे को थर्ड वाला लेना पड़ेगा, थर्ड वाला नोबल गैस। थर्ड वाला कौन से बेटा? आर्गन। आर्गन में बेटा क्या क्या पता?
आर्गन चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि भाई साहब मैं तो पूरी तरीके से स्टेबल कर रहा हूँ कितने इलेक्ट्रॉन्स को, 18 को। कितने? 18 इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरीके से मैं स्टेबल कर रहा हूँ। बहुत सही। बच्चे कितने हैं तो माइनस करना आता है, बिल्कुल सही। 30 माइनस 18, माइनस को बेटा 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कितना 2 बचेगा, ये 1, 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 को फिल करना है इससे। अब 12 को फिल करना है तो अपन कैसे फिल करें, तो आपको वो बताया था मैंने एक इस तरीके से। इस तरह इधर 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, इधर आप कहां से 1s को छोड़ देना सेकंड वाले से, 2p 3p 4p 5p 6p 7p बताया था। फिर आपके 3d मतलब फोर्थ पीरियड से 3d 4d 5d 6d बताया था ना। फिर आपका नीचे 6 पीरियड से बच्चों क्या 4f 5f, आपको याद है पूरा वही सीक्वेंस, बस उसी को ढालो यार, सीधा उसी को उठाओ। अब देखो, अब दिमाग के अंदर बिल्कुल सही से बैठना चाहिए कि सर यहाँ पे हमारे जो 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना वो पूरी तरीके से स्टेबल हैं, बट किस पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दो बात समझ में आनी चाहिए ना। यस, तो इसका मतलब बेटा थर्ड पीरियड। चौथे पीरियड में जैसे जब करोगे तो चौथे पीरियड में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स मिलते हैं भाई, चौथे में कौन कौन सी मिल रहे थे जल्दी बताओ, मैंने आपको लिखा चुका हूँ। 4s मिलता है, अरे 4s तो पहले से मिलता है। और कौन सा मिलता है, 3d मिलता है। और कौन सा मिलता है, 4p मिलता है। अरे यही तो सीक्वेंस था, किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन, 4s मेरा था, लास्ट में 4p था, बीच में 3d आएगा। बस इन्हीं को उठाओ और बार बार फिल करो, आंसर बन जाएगा। अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी को। चलो एक बार हम क्या देखते हैं यहाँ पे, कंप्लीट कन्फिग्यूरेशन जो आपके सामने यहाँ पे है, फिर उसके बाद मैं नोबल गैस की हेल्प से भी यही समझाता चलूंगा। देखो सबसे पहला एलिमेंट है आपका स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर इज 21, सभी को दिख रहा है, जेड इज एटॉमिक नंबर, 21 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो आप सोच रहे हो सर पूरा लिखा गया है, तो पूरा बेटा कैसे लिखा, वो स्कूल स्कूल वाला स्कूल पब्लिक स्कूल, ये पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक स्कूल होता है ना पीएस, लास्ट में डीपीएस, इसको बाद में लेके जाते हैं आप। इसमें मैंने वही बोला कि 3D को पहले लिख दिया गया है, उसका बेसिक मतलब यही है। जैसे अपन करते हैं ना कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, सीक्वेंस क्या होता है, स्कूल स्कूल देन पब्लिक स्कूल देन होता है डीपीएस, देन होता है डीपीएस। बस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर देते हैं इसको, ठीक है। इसकी बात करोगे तो ये 1s होगा, ये 2s होगा, ये 2p होगा, ये 3s होगा। नेक्स्ट आपका कौन सा p आपका देखो 3p हो जाएगा। नेक्स्ट s की बात करेंगे तो बेटा कौन सा होगा, 3s हो चुका है तो ये 4s आएगा। नेक्स्ट d की बात करेंगे तो पहली बात 3d आया। आप सोचोगे ना सर कि 3d तो सर बाद में आ गया, 4s सर इससे पहले आ गया, लेकिन बेटा सही अरेंजमेंट क्या है, आप दिमाग लगा सकते हो कि इससे 3 के बाद 4 आता है, इसलिए बहुत बार ना 3 को पहले रखा जाता है। यही सीक्वेंस है कि भाई पहले 1s लिख दिया गया, फिर इसके बाद आपका 2s लिख दिया गया, फिर इसके बाद आपका 2p लिख दिया गया, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे 3s लिख दिया गया, फिर आपका 3d आ गया, और फिर यही सीक्वेंस होता है, ठीक है। 3s आ गया, अब यहाँ 3s के बाद 3p भी है ना, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। यस, पहले 3 लिख देते हैं, 3p आ जाएगा, 3p के बाद बच्चों आपका 3d आ जाएगा, 3d के बाद आपका यहाँ पे 4s आ जाएगा। ये सीक्वेंस सही है, बिकॉज ये पर्टिकुलर फैशन के अंदर है। भाई 1 वाला पहले हो गया, 2 वाले एक साथ हो गए, 3 वाले एक साथ हो गए, फिर 4 वाले एक साथ होंगे, फिर 5 वाले एक साथ होंगे, फिर 6 वाले एक साथ होंगे। लेकिन हमारा जो नोमेनिक से याद करने का तरीका वो यही है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस डीपीएस। अब समझ में आया, क्लियर हो गया। तो उसने बेटा क्या किया है, 1 वालों को पहले रखा, 2 वालों को एक साथ रख दिया है, 3 वालों को एक साथ रख दिया है, और 4 वालों को लास्ट में डाल दिया है। बेसिक सा पॉइंट वही है। लेकिन जब एनर्जी की बात, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की, देखो रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करो। रिप्रेजेंटेशन का बेसिक मतलब बच्चों वही है जो हम पढ़ते हैं स्कूल नोमेनिक्स जो पढ़ा था। आगे पीछे क्यों करते हैं, क्योंकि सबको एक साथ रखने के लिए। फर्स्ट ऑर्बिट वालों को एक साथ, सेकंड ऑर्बिट वालों को एक साथ, थर्ड ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो उनको एक साथ लिख दो, 4 वालों को एक साथ लिख दो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब बात समझ में आई क्या, क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो एक बात ध्यान रखनी होती है कि हम लोग जब भी बेटा एनर्जी सीक्वेंस को, हाँ जब इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल करोगे, जब इलेक्ट्रॉन्स में आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी सीक्वेंस, ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमेशा बेटा प्लीज फॉलो एनर्जी सीक्वेंस। एनर्जी सीक्वेंस का मतलब होता है n+l, इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब समझ में आया। तो हम लोगों ने बिल्कुल अभी देखा था कि बच्चों 4s और 3d इन दोनों में से एनर्जी किसकी अच्छी होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैंने आपको बताया था 3d की एनर्जी कितनी होगी, 3+2 5 यूनिट होती है, ना 5 यूनिट। और 4s की एनर्जी बच्चों कितनी होती है, 4s की बात करते हैं तो आपका 4+0, इसकी एनर्जी 4 होती है। एनर्जी में बेटा बात करें तो आपकी एनर्जी किसकी ज्यादा होगी भाई साहब, 3d की एनर्जी ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू 4s, क्लियर। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों किसमें, 3d में। भाई एनर्जी का सीक्वेंस होता है ना, तो 3d में इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ 3d पहले क्यों लिखा गया है, बिकॉज एक पर्टिकुलर फैशन, सेम ऑर्बिट के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको एक साथ लिख दो, बस इसका मतलब यही है। तो आपको देख रहा होगा कि s पूरा भर दिया गया है, नहीं तो क्या होता है d पहले भरते हैं, s में इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं। तो s पहले क्यों भरा गया है, s पहले इसलिए भरा गया क्योंकि उसकी एनर्जी आपकी कम होती है 3d से,
तो पहले इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाएंगे, ज्यादा वाले ऑर्बिटल्स, ज्यादा वाली एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स बाद में जाएंगे, इसलिए 3D में सबसे लास्ट में गया है। तो बहुत सारी बुक्स में 4s2 पहले लिखा गया है, बहुत सारी बुक्स में 3D1 बाद में लिखा गया है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। पहले ये बात बताओ, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है अच्छे से? डाउट इज क्लियर सभी को? चलो अब देखो बेटा, अब बात करते हैं हम लोग नोबल गैस की। तो बेटा नोबल गैस में बात करते हैं तो देखो हर जगह, चाहे स्कैंडियम हो, कोई सा भी हो, सारे के सारे आपके कहां से बेटा बिलोंग कर रहे हैं? फोर्थ पीरियड से। ऑल आर बिलोंग फ्रॉम फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड का मतलब बेसिकली यही है कि यहाँ पे तीसरे पीरियड का जो एलिमेंट है वो क्या आने वाला है बेटा? आर्गन। वही तो आएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहले से स्टेबल है। 21 में से 21 माइनस 18 करो, 3 बचेंगे, 3। तो आपको पता होना चाहिए कि हम फोर्थ पीरियड में भरने वाले हैं। तो फोर्थ पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं? 4s आता है, 4p आता है, 3d आता है। आपको पता होगा 4s 3d देन 4p। तो मतलब यहां से लेके यहां तक चेक करो जरा, ये वाले, ये सब चेक करो। क्या 18 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं यहाँ पे? ये 18 है क्या? चेक करो। 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 है, हो गया ना? बिल्कुल सही। मतलब ये क्या कर रहे हैं बेटा? आर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सही। आप पूरा लिखो, चाहे पूरा बकवास चाहते हैं यहाँ से लिख दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, या फिर सीधा आर्गन लिख दो। उसका मतलब एक ही है। बचे बेटा के इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे? 21 माइनस 18 कितने बचे? 3। 3 को भरना है, लेकिन फोर्थ पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं? 4s आता है सर। पहले 4s, फिर आपका 3d, फिर आपका 4p। 4p की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर पड़ेगी तो भरेंगे उसको। तो देखो बेटा, अब इलेक्ट्रॉन से भरेंगे ना, तो 4s 3d में पहले किस में भरे? तो आपको मैं नीचे बता चुका हूँ बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में? 4s, बिकॉज इसकी एनर्जी कम होती है। हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, 3 में से 2 यहाँ भर जाएंगे, बचेगा 1, वो यहाँ भर जाएगा। होगा कंफ्यूजन? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में गया? डी में, डी सब सेल में। इसका मतलब ये जो आपकी एलिमेंट्स है स्कैंडियम, इट इज बिलोंग फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट। अब समझ में आया क्या? एनी कंफ्यूजन? किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन? इंपॉर्टेंट बच्चों हमारे पास क्रोमियम है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कॉपर, बस यही दो इंपॉर्टेंट है 3D सीरीज में, जिनका कन्फिग्रेशन थोड़ा सा चेंज होता है जस्ट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। फर्स्ट इज क्लियर, सेकंड टाइटेनियम पे। तो देखो यहां से लेके यहां तक तो बच्चों फिक्स है, ये सारे के सारे फिक्स हैं। आप चेक कर लो, ये सारे के सारे फिक्स हैं। ये आर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चेक कर लो, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 यहां तक, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं बेटा? आपके आर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पूरी तरीके से फिल है। मैं दोनों एक साथ पढ़ रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो, पहले वाले में कितने बचे थे बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल हो गए। इसमें कितने? 4 बचेंगे। और 4 का मतलब क्या होता है भाई? सीधा पहले 4s2 भर जाएगा लोअर एनर्जी, फिर आपका 3d2 आ जाएगा। यहाँ कितने बचेंगे बेटा? यहाँ पे आपके 23 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 का मतलब पहले 4s में मैक्सिमम 2 हो जाएंगे, 3d आपका यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ कितने बच्चों बचेंगे? 6। अब ध्यान देना, मैंने इसको सर्कल किया था ना, क्रोमियम को, एक क्रोमियम को, एक कॉपर को, बस इन्हीं दोनों को ज्यादा ध्यान रखना। क्रोमियम पे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, कॉपर पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखो क्रोमियम के अंदर बच्चों क्या हुआ कि आप कैसे भरोगे भाई? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बोलोगे सर 4s में 2 हो जाएंगे। आप बोलोगे ना कि सर 4s में कितने 2 हो जाएं, और 3d में कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो 3d4 का मतलब बच्चों ये है कि इट इज टू मच क्लोज टू हाफ फिल्ड एनर्जी ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड का मतलब डी की बात करते हैं, डी में हाफ फिल्ड D5 होता है, फुली फिल्ड D10 होता है। तो जैसे बच्चों D4 पहुंचा, तो D4 बच्चों क्या चाहेगा? ये आपका जो एलिमेंट है क्रोमियम वाला, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहेंगे भाई? मैं स्टेबल हो जाऊं। तो 3d4 बच्चों स्टेबल होने के लिए एस से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अरे 4s बच्चों क्या लोअर एनर्जी वाला है? अरे 4s आपका लोअर एनर्जी वाला है, तो अपने पड़ोसी से लेगा 1 इलेक्ट्रॉन और खुद स्टेबल हो जाएगा। तो 3d5 हो जाएगा और 4s 1 हो जाएगा। 4s 1 आपका हाफ फील्ड हो गया भाई। पहले तो फुली फील्ड था, 4s 1 हाफ फील्ड। अब ध्यान से समझो, पहले क्या था? 4s2 तो फुली फील्ड था। डी आपका कैसा था बच्चों? अनफील्ड था, ना फुली फील्ड था, ना आपका हाफ फील्ड था। ठीक है, जो भी स्टेबिलिटी डिफाइन होती 4s के रिस्पेक्ट में डिफाइन हो रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? 4s भी हाफ फील्ड हो गया है, 3d भी हाफ फील्ड हो गया है। तो अब एनर्जी बच्चों दोनों ऑर्बिटल के हाफ फील्ड से डिफाइन है, तो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब 4s अपने इलेक्ट्रॉन्स को 3d में मूव कराता है। और एक बात ध्यान रखो, लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स ही बच्चों हाई एनर्जी में जंप करते हैं। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, चाहे कार्बन की बात हो चाहे किसी और की बात हो, तो एक्साइटेशन तभी होता है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हाई एनर्जी में जंप करते हैं। तो 4s की एनर्जी कम होती है 3d से, तो 4s इलेक्ट्रॉन बेटा निकलेगा 1, इसमें जंप करेगा। तो अब जो स्टेबिलिटी डिफाइन होगी वो हाफ फील्ड 4s और हाफ फील्ड 3d से डिफाइन होगी, तो ज्यादा स्टेबिलिटी डिफाइन होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? इन केस ऑफ क्रोमियम देखो, यहाँ पे 4s 1 हो गया है और आपका 3d 5 हो गया है। अब समझ आया 3d 4 क्यों नहीं हुआ?
3D4 क्यों नहीं हुआ? क्या स्टेबिलिटी समझ में आई सभी को? इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन मैग्नीज। मैग्नीज, ठीक है, तो मैग्नीज के अगर, हाँ मैग्नीज की बात करते तो देखो यहाँ पे क्या हुआ। हाँ बच्चों वही सीक्वेंस, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, है ना। कितने क्लॉज बचेंगे? 7 बचेंगे, 7, है ना। 7 में क्या होगा? 4s2 और 3d5 है। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ भी 3d5 है, यहाँ भी 3d5 है। अरे कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो बच्चों स्टेबिलिटी की वजह से हुआ था, 4s इलेक्ट्रॉन ले लिया था, लेकिन ये नहीं लेगा, ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है? ओके, तो अब नेक्स्ट बच्चों आते हैं यहाँ पे आयरन। आयरन बेटा यहाँ पे कितने बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सीधा फिल कर दो, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपका 4s2 ठीक। नेक्स्ट बच्चों कितना आएगा? मैंने कॉपर टिक किया था, कॉपर, है ना, कॉपर और क्रोमियम, इन्हीं दोनों को बस ध्यान रखना, बाकी तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स, 4s2 हो जाएगा, 3d7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 10, 10 मतलब 4s2 3d8 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों कितने बचे? 11। 11 का मतलब आप समझो, आप बोलोगे सर जैसे 11 बचे तो कॉपर का कंफ्यूजन क्या होना चाहिए था? ये सर मुझे 4s2 होना चाहिए था और 3d9 होना चाहिए था। तो 9 जो बच्चों ना 3d9 बच्चों फटाफट से मूव करेगा कहाँ? स्टेबिलिटी की तरफ। तो 4s इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और कन्वर्ट होगा 3d10 के अंदर। अब ये फुली फिल्ड हो गया और 4s आपका हाफ फिल्ड हो गया। पहले क्या था? पहले 3d आपका ना तो फुली फिल्ड था ना हाफ फिल्ड था। स्टेबिलिटी ऑलवेज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल। अभी 3d9 है तो ना ये हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है। तो अभी एनर्जी बच्चों डिफाइन किससे होगी? 4s से एनर्जी डिफाइन होगी। अब जैसे हाफ फिल्ड हुआ 4s, तो 4s भी हाफ फिल्ड हो गया, 3d आपका फुली फिल्ड हो गया। अब एनर्जी दोनों ऑर्बिटल से डिफाइन हो रही है, तो दैट्स व्हाई इसका मतलब बच्चों अब ये बात बोलना कि सर 3d8 वाला ये निकल वाले केस में कि सर दो इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट कर ले यहाँ से एस से, 3d10 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। गलत आंसर हो जाएगा भाई साहब। 4s तो लोअर एनर्जी वाला है ना। आप कभी ऐसा कभी आपने सुना है क्या? अपने थर्ड क्लास पास नहीं करके सीधे 6वीं क्लास में पहुंच गए, बीच वाली क्लास गायब कर दी, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। तो 4s को गायब नहीं कर सकते कि 4s से सारे इलेक्ट्रॉन खींच लो सर और 3d में डाल दो, 3d10 कर देते हैं निकल वाले केस में। गलत आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। इस साइंटिफिक लॉजिक से जो मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा कि भाई यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट आना चाहिए, ये एक्सेप्ट करके 3d10 हो गया। तो बिल्कुल समझ में आया सभी को? व्हाट इज द आंसर? आंसर हो रहा है 3d10 4s1। कभी ऐसे मत कर देना कि सर 3d9 हो गया और 4s2 हो गया, गलत आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये मैथमेटिकली वैल्यूज निकाली गई एक्सपेरिमेंटली, है ना, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बस आपको मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लॉजिक आपको पता होना चाहिए बस। लास्ट वाले कोई केस नहीं, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 का मतलब 4s2 3d10 ऑलरेडी फिट। कोई कंफ्यूजन बता दो? 3d में कोई कंफ्यूजन? चलो गुड। तो अब देखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे 4d सीरीज, ठीक है। 4d सीरीज नेक्स्ट इज 5d सीरीज, ठीक है। 4d सीरीज पे बात करते हैं, 5d सीरीज पे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 3d सीरीज से भी क्लियर होगी। यस, देखो बेटा यहाँ पे 39 से स्टार्ट होगा एटॉमिक नंबर, यट्रियम जिरकोनियम पढ़ा था, याद करते जरा। यारी जरा निभा मौत तक रू रहेगी फिर आग में कूद जा, पढ़ा था ना। ला हफ्ता बरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। याद हो गया सभी को? बिल्कुल सिंपल, ठीक है। यस, इनके नाम अगर याद नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एलिमेंट का सिंबल, जो सिंबल सब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। 39 से बच्चों स्टार्ट होगा और 48 पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। 39, 40, 41 एंड अप टू 48 ना, दीज आर एटॉमिक नंबर, वेरी इजी। ये बच्चों आपकी 4d सीरीज है और यहाँ पे आपकी है 5d सीरीज। 3d सीरीज बच्चों कहाँ पे मिलते हैं? 3d सीरीज कहाँ मिलती है? मैंने 3d सीरीज बच्चों मिलती है 4th पीरियड में, है ना। 4d सीरीज कहाँ मिलती है? 5वें पीरियड में। और 6d सीरीज बच्चों मिलती है 6th पीरियड में। और सिविल वालों को ध्यान रखना नहीं है, वैसे तो होते हैं 3d 4d 5d 6d, 6d वालों को ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। सिलेबस में नहीं आता तो क्यों ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3d किस पीरियड में बेटा? 4th पीरियड में। 4d किस में? 5वें में। बच्चे बोलते हैं 5d मतलब 5d सीरीज 5वें पीरियड में, गलत आंसर, ठीक है, 6th पीरियड में, ठीक। बेसिकली होते तो बच्चों आपकी चार चार आपकी डी सीरीज होती है, ठीक है। 3d 4d 5d 6d, लेकिन हमें पढ़नी 3 ही है, 3d 4d 5d। एक्स्ट्रा पढ़ के क्या करेंगे यार, जो आने वाला नहीं है, ठीक है। यस, अब बात करते हैं 4d सीरीज। यहाँ पे आपका 5d सीरीज। तो आपको यहाँ समझ में आ गया, एलिमेंट मैंने याद करा दिया। अब बेटा फटाफट से मूव करते हैं कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। देख लो नोबल गैस की हेल्प से है कि नहीं, बस ध्यान कैसे उसको रखना है, मैं सर्कल करता हूँ। निबोबियम आपको भी पेन कैसे सकते हो बेटा। नेक्स्ट इज मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, टीसी। नेक्स्ट आपका रुथेनियम, रोहिनियम एंड आपका पैलेडियम एंड आपका सिल्वर। बस इतनों को ध्यान रखना पड़ेगा और वो भी कोई खास नहीं है, बस चेंज है थोड़ा सा स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनका कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है। बेटा लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन लो, एक्सेप्शन नहीं हो, ठीक है। बोलो ना, एक सिंपल सा पॉइंट अगर बोलूं कि आप ना ध्यान देते हैं यहाँ पे,
वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों मुझे बताओ जल्दी से, अगर आपका ये बिलोंग कर रहा है फिफ्थ पीरियड से, अगर फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करेगा तो बच्चों कौन कौन से यहाँ पे नोबल गैस आने वाला है? तो चौथी पीरियड गया, चौथी पीरियड का बच्चों कौन सा होता है आपको याद है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। यस सर, क्रिप्टॉन आने वाला है। अब समझ में आया? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन? अरे जल्दी बताओ बेटा, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना, जल्दी से। ओह यस, 2, 10, 18, जल्दी बताओ बेटा, व्हाट इज द, कितना होगा? 36, 36, 36। ओके, इफ इट इज 36 तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखे बेटा हमने 36 यहाँ पे। अब सब्ट्रैक्ट करो 30, देखो मैं आपको सीधा बताऊं ना, ये चीजें बहुत आसान है यार, सीरियसली ये चीजें इतनी आसान है ना। आपने अगर प्योर टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन सीख लिया ना बेटा, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, मतलब मोर देन 50% आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी, डेफिनेटली बोल रहा हूँ। आप विद इन सेकंड बता सकते हो इस तरीके से, वही मैं बाद में कोशिश कर रहा हूँ। 39 बेटा माइनस कर दो 36 को, कितना बचेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 फिल करने हैं। अब चेक करो बच्चों, 3D बिलोंग करती है 5वें पीरियड से। अब 5वें पीरियड में जो कौन कौन से आते हैं? 5s आता है सर, ओके। फिर कौन सा आता है बेटा, जल्दी बताओ मुझे? 4D आता है, बिल्कुल बोलोगे आप, 3D सर ऊपर हो गया था। फिर कौन सा आता है? 5P आता है। मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि आपको सब कुछ पता था। 5s पहले 5s से स्टार्ट होगा, आपकी P पे खत्म होता है, बीच में 4D आएगा। अगर रिक्वायरमेंट होगी 5P की तो ही करेंगे ना, 5P की जरूरत नहीं तो नहीं जाएंगे, बस इन दोनों पे काम कर लेंगे। 5s वही बेटा लगा दो, 5s 4D, 5s 4D, 5s 4D लिखा ना, 5s 4, हर जगह 5s 4D लिखा है। बाकी हर जगह क्रिप्टॉन। लेकिन कितने बचेंगे बस उस पर बात कर लो, खत्म कहानी। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ बच्चों बचेंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, लिख लो 3। यहाँ कितने बचेंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कलर चेंज कर देते हैं। 10, 11, 12 ये बचेंगे। फिल करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। यस, तो बेटा देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 3 बचे ना, तो एनर्जी की फिलिंग की बात के ऊपर करते हैं। 4D और 5s एनर्जी किसकी अधिक? 4D की एनर्जी कितनी होगी? n+l, n+l मतलब 4 प्लस 2, 6 यूनिट हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं 5s की बात करूँ तो 5s का मतलब हो जाएगा n+l 5+0, इसकी एनर्जी होगी 5। किसकी एनर्जी अधिक? भाई 4D की एनर्जी अधिक। तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों फिल करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा, बिकॉज इसकी एनर्जी सबसे अधिक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा किस में जाएगा? जिसकी एनर्जी अधिक होगी। 4D की एनर्जी अधिक है, 6 यूनिट है, इसकी एनर्जी बच्चों 5 यूनिट है। यस, अब बात समझ में आई? क्लियर हो गया? तो पहले 5s को भर दो, आप लिख सकते हो बेटा इस तरीके से 5s2 4D1, ये भी सही है। 5s2 पहले लिख दिया, 4D बाद में लिख दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि आप सही तरीके से लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से सीक्वेंस में सही से लिखो ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। इसलिए बच्चों यहाँ पे तो 5s पहले भर दिया, 4D लास्ट में। 5s पहले भरा गया है, 5s पहले। फिर आपका बचा इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, वो यहाँ पे भर गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। जिरकोनियम में कोई कंफ्यूजन नहीं, बचेंगे बेटा कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5s2 4D2। अब कहानी यहाँ से बदलेगी, ध्यान दो। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो बचा सर कितने इलेक्ट्रॉन? 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया, 39 40 क्लियर। अब आते हैं 41 पे, 5 बचे हैं, 5 कैसे भर जाएंगे? तो बोलोगे ना सर यहाँ पे इसका मतलब सब पहले सर भरो आप 5s को, तो 5s2 होना चाहिए, और 4D में कितना आना चाहिए सर? 3 आना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ा चेंज है, ये आपकी मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज बच्चों स्टेबिलिटी की निकाली गई हैं, ठीक है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा बच्चों क्या चेंज हुआ है, ध्यान दो। अभी हमारे पास है 3 मिनट्स में, देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है? 5s1 इलेक्ट्रॉन बच्चों से जंप करेगा 3D में, आपका 44 हो जाएगा। 44 की स्टेबिलिटी ज्यादा आती है एज कंपेयर टू 43। मैंने हिंट कर देता हूँ, आपका 41 एटॉमिक नंबर, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहिनियम, पैलेडियम एंड सिल्वर, ये सब इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक जंप करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, देखो हर जगह। यहाँ से बच्चों क्या एक जंप कर गया, तो ये आपका यहाँ पे इसको ध्यान रखना, 44 5s। नेक्स्ट में क्या उठा बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे मोलिब्डेनम में, 6 का मतलब अब बोलोगे सर 5s2 होना चाहिए, नहीं, एक जंप कर जाएगा, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा 4D, ये समझ में आ गया? ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 5s2 45 है ना। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्या होगा, अभी है ध्यान दो। यहाँ पे करना चाहिए 5s2 आना चाहिए था, 46 आना चाहिए, लेकिन जंप कर जाएगा तो 47, यहाँ पे 48, 5s1। यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा है पैलेडियम। पैलेडियम की कहानी कुछ अलग ही होती है पैलेडियम की। तो पैलेडियम एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 5s0 होता है, 5s0 होता है और 4D आपका 10। ये मैथमेटिकली वैल्यूज निकाली गई हैं, ठीक है। तो 4D 10 और 5s0, प्लीज इसको ध्यान रखना है। आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर के अंदर बच्चों वही 5s2 होना चाहिए था, बचेंगे बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन्स, 5s2 4D 9 होना चाहिए था, एक जम कर जाएगा तो 4D 10 5s1। और लास्ट वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं, कैंडियम आपका वैसे रहेगा। अब समझ में आ गया कहां से कहां तक किन किन को याद रखना है? समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नहीं।
अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट हम लोग 5D सीरीज पे। 5D सीरीज की अगर बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आता है वही, ठीक है, हॉफनियम, टंगस्टन, है ना, ऑस्मियम, इरोडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड आपका मरकरी। अब यहाँ पे किन किन को ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये सिर्फ 5D सीरीज है। 4D सीरीज बच्चों कहाँ पे थी, 5वें पीरियड में, ये कहाँ पे होती है 6th पीरियड में। अगर 6th पीरियड में है तो आपको पता चलना चाहिए कि 6th पीरियड में हमारे कौन कौन से आपके जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं। नोबल गैस कौन सी आती है, तो नोबल गैस बच्चों आएगी आपकी जीनोन। जस्ट एक पहले वाली चेक करनी पड़ेगी, जीनोन आएगी। अब समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन? अब बीच में सोच रहे हो सर यहाँ पे आपने गायब कर दिया, ये गायब कहाँ गया, फिर यहाँ पे 58 से लेके और 71 तक कहाँ गया, ये गया बेटा लेंथनोइड, बाहर निकल गया एफ ब्लॉक में, वो एफ ब्लॉक में बाहर निकल गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो लेंथनम जो है ना बेटा, इसका कंफ्यूजन चेक करो जल्दी। 57 है, जीनोन बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 3 बचेंगे ना, 54 हो जाएगा, 3 बचेंगे। 3 मतलब देखो, अब बोलो सर 6s2 और आपका यहाँ पे 5D1, ये कंफ्यूजन हो सकता है, 6s2 5D1। अब बोलो सर कि यहाँ पे हम तो एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं इसको, अरे लेंथनोइड को हम लोग एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बच्चों एफ ब्लॉक में नहीं है ये। क्यों? क्योंकि जब मैं कंफ्यूजन कर रहा हूँ तो 6s में इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे। भाई समझ में आ रही है? 6वें पीरियड में क्या होगा, 6s होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बच्चों, तेरे 6s होता है, फिर 4f होगा, होगा ना 4f, फिर d आएगा ना, 5D आएगा, फिर आपका, फिर कौन सा आएगा, 6p आएगा, ये सीक्वेंस होता है। तो बच्चों देखो 6s इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 बचा एक, तो यहाँ पे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों गया डी में। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो एग्जैक्टली इट इज बिलोंग फ्रॉम डी ब्लॉक, डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, एफ ब्लॉक से बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन इसकी फिजिकल केमिकल, जिसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोलिसिस, वो सारी की सारी बच्चों बिलोंग कहां से करते हैं, एफ ब्लॉक से। वो कहां से बिलोंग करते हैं, एफ ब्लॉक से। इसलिए इसकी फिजिकल, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज वो एफ ब्लॉक से मैच करती हैं, लेकिन बच्चों इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो बच्चों मैच कहां से करता है, कहां से मैच करता है, जल्दी बताओ मुझे, डी ब्लॉक से। इसलिए इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब समझ में आया क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्लियर हो गया क्या? एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, डी में जा रहा है, लेकिन बाकी नीचे वालों में देखो तो आपको ये सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है। यस, चलो आज का हमारा टाइम होता है, तो कल जब मुलाकात करेंगे तो बच्चों को नेक्स्ट कंटिन्यू। थैंक यू।